बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है हाल ही में शुरू होने वाली एक पोलियो मुहिम के हवाले से। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी हाल ही में पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया गया है, पाकिस्तान भर में ये आगाज़ हुआ है, जिसमें 3 करोड़ 40 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये बहुत बड़े एक नंबर्स हैं, और पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो आज भी एग्जिस्ट करता है, और पाकिस्तान उन 2 ममालिक में एक है, और हमने इंशाल्लाह बहुत जल्द पोलियो को पाकिस्तान से शिकस्त देनी है। और इसमें आप सबका बहुत अहम किरदार है, उन सब का जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के वालिदैन का, और स्पेशली वो जितने भी पोलियो वर्कर्स हैं जो इस मुश्किल सूरत हाल में, जहां सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, उनके लिए और भी बहुत सारी परेशानियां रास्ते में हैं, वो उनका सामना करते हुए पोलियो की मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो हम सारे इन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। वो मेडिकल शख्सियत हमारे साथ होंगे जिनसे हम टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे जिनसे हम बात करें। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं उस मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाऊंगा जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डाउ मेडिकल कॉलेज में, और इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के। हमारे साथ हैं डॉक्टर खालिद शफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, शुक्रिया जी। आप लोग जिस तरह से मीडिया और आपका चैनल जिस तरह से पोलियो प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम पोलियो के खात्मे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से काम हो रहा है पोलियो कैंपेन के, पोलियो कैंपेन्स लेके मतलब चल रहे हैं हम लोग, और लोग भी जिस तरह साथ दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में कब तक हम पोलियो को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में शिकस्त दे देंगे बाकी ममालिक की तरह? देखिए जी, ऐसा है कि पिछले चंद सालों में ऐसा हुआ है कि हम पोलियो के खात्मे के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ठीक है। और एक साल में तो सिर्फ 8 केस भी हुए थे कि ऐसा भी साल गुजरा, तो हम बड़े पुरुम्मीद थे कि पोलियो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिनका ताल्लुक इंतजामी अमूर से कहेंगे या मुख्तलिफ वाकयात थे जिनकी वजह से पोलियो की कैंपेन को नुकसान पहुंचा। अब पोलियो की कैंपेन पिछले साल अच्छी चलनी शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से 6 महीने ना तो पोलियो की कैंपेन चल पाई है, और ना ही जो हमारा हिफाजती टीकों का EPI का प्रोग्राम है वो उतने मौसर तौर पे चल सका है जैसे पहले चल रहा था, उतना भी नहीं चल सका। तो अब सूरत हाल थोड़ी परेशानी के सेंस में है कि पोलियो के केसेस तो इतने ज्यादा नहीं हुए हैं, 64 केसेस हैं, ये भी कम नहीं है वैसे, पूरे पाकिस्तान में अब तक हो चुके हैं। लेकिन हमारा जो सीवरेज का वाटर है उसके अंदर से जब हम चेक करते हैं तो पोलियो का वायरस वहां मिलता है। इसको हम सैनिटरी सैंपलिंग कहते हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जिनकी आंतों में जरासीम परवरिश पा रहे हैं, वो अपने मोशन से स्टूल के रास्ते ये बाहर निकाल रहे हैं, वो पानी में जा रहा है। हमारे यहाँ सेहत सफाई का इंतजाम इतना अच्छा नहीं है, वही जो गंदे पानी से जरासीम जो हैं वो पीने के पानी में मिल जाते हैं और हमारे को बच्चों तक दोबारा पहुंचते हैं। अच्छा, आपने कहा कि वो बच्चे जिनकी आंतों में ये जरासीम मौजूद हैं और वो ये जरासीम बाहर निकाल रहे हैं और दूसरे बच्चों तक पहुंच रहे हैं, तो जिन बच्चों की आंतों में ये जरासीम मौजूद हैं, क्या उन पे इस जरासीम ने असर नहीं किया? ये पोलियो की बीमारी जो है ना, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ बीमारी है कि जब जरासीम किसी के जिस्म में जाते हैं और अगर उसको टीके नहीं लगे हुए, इम्यूनाइज नहीं है, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों में, जैसे मिसाल के तो 1000 अगर बच्चों में ये जरासीम जाते हैं जिनको टीके नहीं लगे हुए, अनइम्यूनाइज हो, ठीक है, उनमें से 900 से करीब बच्चों को तो कुछ भी नहीं होगा बज़ाहिर, लेकिन वो जरासीम आगे निकालेंगे, जरासीम उनके आंतों में मल्टीप्लाई होंगे, उनको कुछ नहीं होगा। 100 बच्चे जो रह जाएंगे उनमें से 70-80 को बुखार होगा, नज़ला खांसी होगा, कुछ को 10-15 को गर्मी तो बुखार जैसे अलामत होंगी, और चंद बच्चों को 1000 में से सिर्फ चंद बच्चों को जो पैरालिसिस होगा, जो फालिज का असर होगा, जो जिस्म का एक हिस्सा उनका नकारा हो जाएगा, हाथ या पांव। तो हम लोग जो पोलियो की शक्ल देखते हैं, हम सिर्फ जहां पर वो पैरालिसिस करता है उसको पोलियो कहते हैं।
लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये जो हजार के हजार बच्चे हैं यही पोलियो के केसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल अगर 64 केस हुए हैं तो ये कम से कम जो है ना 6000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के जरासीम इनकी आंतों में मौजूद थे, जिनमें से जाहिर फालिज की शक्ल में सिर्फ 64 बच्चे होंगे। ठीक है, और ये किसी भी बच्चे को हो सकता है, चाहे वो सेहतमंद है, जाहिरी तौर पे सेहतमंद नजर आने वाला है या कम उसकी सेहत है, वो किसी को भी हो सकता है। ये नहीं, जो जिसको हिफाजती टीके नहीं लगे हुए हैं, जिसने पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिए हुए, जिसने पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ, उसको हो सकता है। जिस बच्चे ने पोलियो के कतरे मुनासिब पिए हुए हैं, जिसने अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हमारी ईपीआई की इम्यूनाइजेशन वो की हुई है, उसको ये नहीं हो सकता। तो ये हो उन्हीं को सकता है। तो ये जो बच्चे, मैं आपको वही इस तरफ आ रहा था कि ऐसा नहीं है। अब जैसे इस कैंपेन में 4 करोड़ के करीब बच्चों को, 3 करोड़ और तकरीबन 40 लाख बच्चों को जो है ना पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जबकि सिर्फ सिंध में 92 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, बहुत प्रोजेक्ट है। ये तो हम बहुत अरसे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मसला ये है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और अब वक्त हो चुका है कि हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं प्रोग्राम के पहले मौजू के हवाले से। और आज का हमारा जो मौजू है वो है शजरकारी के हवाले से। भाई, शजरकारी का पाकिस्तान भर में आज दिन मनाया जा रहा है। नेशनल डे ऑफ प्लांटेशन के नाम से आज जानते हैं, बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो शजरकारी के हवाले से हमने कोशिशें की हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, उसको सराहना है। और आइंदा की जो मनसूबाबंदी है कि हमने जो पौधे लगाने और उसकी कितनी अहमियत है, उसको लोगों के सामने लेके आना है। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसके मुताबिक ये काम हो रहा है। और नो डाउट ये एक वो सब्जेक्ट है कि दुनिया में यानी बैन अल-अक़वामी सतह पे बहुत सी जगहों पे पाकिस्तान को सिर्फ शजरकारी की इस जो कोशिश है हमारी, इस पे इतना अप्रिशिएट किया गया है। और लोगों को, बल्कि दुनिया के बहुत सारे कामयाब और महज़्ज़ब मुआशरों को पाकिस्तान की मिसाल दी गई है कि इस तरह अगर पाकिस्तान जैसा कंट्री ये काम कर सकता है तो कोई भी कंट्री जो है वो इतनी तेज़ी के साथ पौधे लगा सकता है। और अगर हम वाकई इस दुनिया से मोहब्बत करते हैं, इस माहौल से मोहब्बत करते हैं और इस माहौल को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो वो सिर्फ एक दरख्त है और कुछ नहीं है जो हम इस माहौल के लिए छोड़ के जा सकते हैं। एक रिपोर्ट है, आइए चल के वो देखते हैं और फिर इस हवाले से तफसील से बात करेंगे अपने आज के खसूसी मेहमान से। जंगलात न सिर्फ कुदरती हुस्न में इजाफा करते हैं बल्कि माहौलियाती आलूदगी को भी कंट्रोल करने में मदद देते हैं। दुनिया भर में दरख्त लगाने के हवाले से अवाम में शऊर भी उजागर किया जाता है। इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ दिनों में जंगलात का दिन मनाते हैं। पाकिस्तान में 18 अगस्त को जंगलात का कौमी दिन मनाया जाता है, जो वक्त की अहम जरूरत भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात का रकबा बहुत कम रह गया है। जंगलात के कटाव की बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी है, लेकिन इस हवाले से हुकूमती सतह पर वाज़ेह मंसूबाबंदी न होने की वजह से जंगलात को सख्त नुकसान पहुंचा है। ताहम अब पाकिस्तान में सूरत हाल बदल रही है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी दरख्त लगाने के हवाले से अवामी शऊर को उजागर किया जा रहा है, ताकि दरख्तों को महफूज करके कुदरती खूबसूरती को बहाल किया जा सके, कुदरती आफात से बचा जा सके और मौसमों की शिद्दतों से भी महफूज रहा जा सके। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अब वक्त आ चुका है कि आपसे मुलाकात करवाई जाए हमारे आज के मेहमान से। हमारे आज के मेहमान वो पाकिस्तान भर में एक शजरकारी के हवाले से जो अवेयरनेस है इस पे काम कर रहे हैं और गुज़श्ता कई सालों से कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में वो 12 तशरीफ़ ला चुके हैं और इस हवाले से वो हमें बहुत सारी मालूमात फ़राहम कर चुके हैं। तो आज शजरकारी के बारे में उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं माहिर माहौलियात जनाब मुस्लिम रज़ा साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मुस्लिम साहब? एज यूजुअल, ऑल वेल इन कंट्रोल। माशाल्लाह, गुड। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे याद है कि हम कई सालों से प्रोग्राम्स कर रहे हैं ग्रीनरी के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के हवाले से।
अभी जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने शजरकारी मतलब आप दरख्त लगाने के हवाले से इतना कहते रहे बच्चों के साथ आप वो स्कूल्स में जो है वो पूरी कैंपेन्स करते रहे। अभी पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ सालों में देखा जाए तो 1 अरब दरख्त लगाए हैं, उसके साथ साथ 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा जो है वो तैयार पड़ा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। एक दिन में 35 लाख दरख्त लग रहे हैं। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे वही जो आपने अपना मकसद बनाया हुआ था उस पर काम हो रहा है। तो ये सारा काम होते हुए देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एहसासात हैं, ज़रा इस बारे में बताइए। देखें, इसका जो हैंग ऑन इफेक्ट है बहुत मज़ेदार है, बहुत ही, मेरी तो समझ लें अंदर जो रूह है ना वो इससे जो है वो सैराब हो जाती है। वाह वाह वाह। मैं जब ये काम 15 साल पहले से मैं ये शुरू कर रहा था, जब कर रहा हूँ, तो मैं लोग मुझसे कहते थे कि ये क्या है, इसका नतीजा क्या होगा। मैंने कहा नतीजा, हर अच्छे अमल का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। नेकिया कोई भी काम, उसका फ्रूट ज़रूर मिलता है। और आज जब मैं ये देखता हूँ, और एक बहुत बड़े चैनल ने मुझे ये भी कहा फ़ोन करके कि मुस्लिम, यू आर द पर्सन हु हैज़ इग्नाइटेड द फ्लेम, और नाउ दिस शोला जो है वो हैज़ बिकम अ फ्लेम। और तुम जब उस वक्त ये बातें करते थे तो हम खुद भी ताज्जुब में पड़ रहे होते थे कि इस वक्त तो हमारी कौम में कोई अवेयरनेस है नहीं, तो ये बंदा अकेला क्यों बोल रहा है ये सब कुछ। लेकिन फ़हीम, आज तुम मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रख के कि आज एक हर शख्स को आप बात करें, उनको टटोलें, तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर पता है, हाँ दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। दरख्त अगर नहीं होंगे तो हमारा माहौल कितना ख़राब हो जाएगा, हमें भूख के लाले पर, हमें ग़िज़ा के लाले पड़ जाएंगे। तब तमाम लोगों की बातों का इल्म हो गया, जो आज से 15 साल पहले लोग समझते थे मजाक हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई इमरान खान, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आके इसको टेक अप कर लिया इस मामले को, और एक बहुत ही जिसको कहते हैं एग्रेसिवली वो इसको लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा बात ये होती है कि इससे पहले जो इसकी जो ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है, उन लोगों ने जिन्होंने इसकी ज़रखेज़ी तैयार की और वहाँ तक लोगों को उसकी अवेयरनेस पहुँचाई, तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या, तो उनका तो ये काम है, इसलिए है कि वो हमारे लीडर हैं, और उन्होंने जब इसको बूस्ट किया तो लोग बहुत जल्दी इसमें इंडल्ज होना शुरू हो गए। देखिए, उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए जब खुद अपना 100% दिया, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इसी तरह सामने आने थे। और मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो शजरकारी है, इसका किसी भी कौम को मुआशरती और मुआशी तौर पे क्या फ़ायदा हुआ करता है। ठीक है, और पाकिस्तान मतलब जितनी तेज़ी के साथ जो दरख्त लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, हाँ। जिनमें से बहुत सारे दरख्त बन भी चुके हैं और अभी कुछ दरख्त बनने वाले हैं। हाँ। मतलब ये जो माहौल बेहतर हो रहा है, एनवायरनमेंट जो बेहतर होगा, उसका क्या असर आएगा हमारे ऊपर। मैं जरा इस हवाले से पूछना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल क्या होगा। छोटा सा वक्फा बीच में आ गया, वक्फे के बाद आपसे इस सवाल का हम जवाब लेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज नेशनल डे ऑफ प्लांटेशन है और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने मेहमान से। और मेहमान हैं हमारे साथ माहिर माहौलियात जनाब मुस्लिम रज़ा साहब। मुस्लिम रज़ा साहब, वक्फे से पहले हमने आपसे सवाल किया था कि मुआशी तौर पे और माहौलियाती एतबार से ये जितने दरख्त लगाए गए हैं और जो लगाए जा रहे हैं, इनका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ सकता है एनवायरनमेंट के हवाले से, ज़रा वो बताइए। देखो, ये प्राइमरी का बच्चा भी जानता है कि जब जिस मुल्क में या जिस जगह पर दरख्तों की बहुतात हो या दरख्त बहुत होंगे, तो सबसे पहले दरख्तों का काम ये होता है कि वो रेन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। रेन जब अट्रैक्ट होती है तो हमारा जो अंडर वाटर टेबल का जो रिजर्वायर होता है, ज़ेर ज़मीन जो पानी का हमारा ज़ख़ीरा होता है, वो बढ़ता है उससे। अच्छा, बारिशें होंगी, नेचुरली वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो अंदर चला जाएगा। आज हमारा आलम ये हो गया है कि हमें 1100 फुट पर भी पानी नहीं मिल रहा नीचे से। अब जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो मुझे बताओ, काश्तकार जो है वो अपनी एग्रीकल्चर फील्ड्स को कहाँ से पानी देगा? वो ट्यूबवेल्स लगाता है ना, वो नीचे से पानी खींचता है वो। बिल्कुल। जब वाटर टेबल जो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी होती है, जब वो नहीं मिलेगी, और उसके बाद भी देखो बहुत सी चीज़ें टेक्निकल्स में आ जाती हैं, जैसे pH लेवल आ जाता है इसमें। अब हमें पीने का पानी भी जो है ना, वो 2-4-5 सालों में अगर हमने एग्रेसिवली इस कैंपेन को फॉलो अप नहीं किया तो वो वाटर टेबल इससे भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ग़ज़ाई सूरत हाल पर पड़ेगा। यानी हम कैसे अपनी क्रॉप्स को कैसे उगाएंगे हम, और जब दरख्त नहीं होते तो वार्मिंग शुरू होती है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज शुरू होता है, और जब गर्मी की हिद्दत राइज करेगी तो सबसे उसका जो सबसे बड़ा एक जो हमें एक नेगेटिव वो मिलेगा, वो ये मिलेगा कि हमारी जो फसलें जो हैं वो प्री मैच्योर राइप हो जाएंगी। ठीक है, तो एक ज़राई मुल्क के लिए मतलब उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब ज़राअत ही हमारा मेन शोबा है ना? 76% ज़राई मुल्क है, जी हमारे पास तो है हमारा ज़राअती का तो हमारा सब कुछ। और ये भी बता दूं कि तो हमें अपने ज़राअत के शोबे को महफूज रखने के लिए भी ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताएं कि इन दरख्तों से, क्योंकि इंसान भी अपनी ग़िज़ाई जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं, बिल्कुल, परिंदे करते हैं, जानवर करते हैं, पूरा चेन है ना। ये पूरा फ्रूट, ये आप समझ लें कि ये आपका जो है ना ये फूड चेन में आ जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा तुम इसको एक उसका एस्पेक्ट और ये देखो, जितने दरख्त होंगे ऑक्सीजन, आप कोई फैक्ट्री आपका मुल्क में ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट होगी। तो ऑक्सीजन जो है वो किसी भी आजकल के दौर में, जो कि तमाम दुनिया में जो है वो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा न्यूसेंस वैल्यू बनी हुई है, जो आप ये समझ लेंगे जिसकी वजह से जो है इंसानों पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, बिजनेस भी क्या इससे बेहतर हो सकता है, मुआशी तौर पे भी क्या हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता कि हम इस वक्त ऐसे कुछ दरख्त हैं जो कि ऐसी इतने ज़बरदस्त दरख्त हैं कि हम उनको बाकायदा उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम ऐसे दरख्त हैं फलों के, जितने भी आप फलों के दरख्तों पे ले आ जाओ, हमारी इतनी 4 क्लाइमेट हमारे पास यहाँ मौसम है, 4 सीजन की कंसिस्ट करती है इस कंट्री में। हम उन दरख्तों को प्रमोट करें, हम बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। हम पाकिस्तान के तो पूरी दुनिया में तो मालूम है, मैं पूरी दुनिया जाता हूँ तो वहाँ के जो फ्रूट्स, पाकिस्तान के फ्रूट्स हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कहीं पर भी नहीं। ये बात हकीकत है, ये मैंने खुद भी इसका मुशाहिदा किया। तो क्यों नहीं, जब हमारे पास इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद है यहाँ पर, तो देखो जिन लोगों पर जगह नहीं होती वो उसके बावजूद वो बहुत अपनी ग़िज़ाई सूरत हाल में वो खुद कफील हो गए हैं। अच्छा, तो क्या लकड़ी को फरोख्त करके भी पैसा कमाया जा सकता है कुछ इसका? देखें, क्योंकि दरख्त काटना ये एक बहुत ही तकलीफदेह अमल लगता है, देखना भी एक आम आदमी के लिए, अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर इंसानियत है तो वो दरख्त काटना उसके लिए बड़ा तकलीफदेह। मगर फर्नीचर के हवाले से और दूसरे कुछ चीज़ों के हवाले से हम दरख्त को काटता हुआ देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक दरख्त कटने की इजाज़त भी होती होगी। जरा इस हवाले से बताइएगा, जरा एक वक्फा आ गया फिर से, ठीक है। और ये ईंधन के हवाले से जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या इसका भी कोई ऑल्टरनेट हो सकता है? पाकिस्तान में जो इतने खूबसूरत, इतने पुराने दरख्त कट रहे हैं, उसके लिए हुकूमत ने क्या मंसूबाबंदी की है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। जनाब मुस्लिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर माहौलियात हैं और आज हम शजरकारी के इस कौमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले जो हमने सवाल जो छोड़ा था वो सवाल बड़ा अहम है, वो है इन कटने के हवाले से, दरख्तों के कटने के हवाले से। हमने यहाँ पे देखा कि जंगलात का तेज़ी से खात्मा होता जा रहा है, जिसकी रीज़न क्या है? दरख्तों को काटा जा रहा है और नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे। इस वक्त नए दरख्त तो लगा रहे हैं हम लोग, नए पौधे तो लगा रहे हैं, मगर दरख्तों के कटने का सिलसिला आज भी जारी है। मुस्लिम साहब देखिए, एक लिमिट तक तो मेरा ख्याल है कि ये हमें कानून इजाज़त देता है कि आप ईंधन के लिए इस्तेमाल होने के लिए जो है दरख्त काटें, आप फर्नीचर के लिए दरख्त काटें, मगर इतने पुराने दरख्त, कोई मैंने सुना है हज़ारों साल पुराने दरख्त जो हैं, मतलब कई ऐसे पौधे, ऐसे दरख्त हैं जिनकी हज़ारों साल उम्रें हैं, वो सनोबर का दरख्त कहलाता है और पाकिस्तान में कहते हैं अंग्रेजी में सनोबर, और उनका कत्ले आम हो रहा है। वो जिनकी एक औसत उम्र 300 साल होती है, उसको काट दिया जाता है सिर्फ पैसे बनाने के लिए, और दोबारा कोई उस जगह पर ना दरख्त लगा रहा है ना उन्हें कोई रोक रहा है जिसने एक दरख्त का कत्ल किया है, कोई पूछने वाला नहीं। देखिए फ़हीम, पहले मैं तुम्हारे पहले सवाल की तरफ आता हूँ, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। जरा मुझसे जब लोग पूछते हैं कि आप समझें दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ क्या पैदा की है, तो मैं कहता हूँ वो है तवाज़ुन, बैलेंस। ठीक है, अगर ये बैलेंस जब आउट होगा तो क़यामत आ जाएगी, उसके बाद वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा ना। तो तवाज़ुन इतना ज़रूरी है। देखो, हमें लकड़ी चाहिए, हमें लकड़ी इस्तेमाल करनी है, लकड़ी के दरवाजे भी हमें चाहिए, और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें लकड़ी की इस्तेमाल हमें करनी है। लेकिन क्या है कि हमें इस चीज़ का तयन करना है कि हमारे पास कितनी लकड़ी दरख्तों की सूरत में मौजूद है और हमारा कितना इस्तेमाल हो रहा है वो। ये तो नहीं हो सकता कि हम दरख्त उगाना छोड़ दें और
दियार की लकड़ी के दरवाजे बनाने शुरू करते हैं दबा के, और दियार लगाए ना हम, और बस काटे जाए। उसको काटना शुरू कर देना। ये तरीका नहीं है पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि मैं तुम्हें वाइल्ड लाइफ में भी आता हूँ तो वाइल्ड लाइफ में भी परमिट्स दिए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में कहते हैं हाथी मारे वहाँ जाके, शेर मारे वहाँ पे जाकर, लेकिन क्यों? जब वो उनकी कैलकुलेशन होती है, उनका पूरा डेटा बेस्ड होता है सारा कि भाई इतने हमारे पास, अब यहाँ से बढ़ गई तादाद, बढ़ गई, आप करें। इसी तरीके से दरख्तों का उधर से वो जो लाइसेंस इशू करते हैं, जो भारी भारी रकम वसूल करते हैं, वो उसका उन्हीं सारा जानवरों की इस्तेमाल फलाह के लिए वापस फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसी की बढ़ोतरी के लिए होता है, उसी की देखभाल के लिए होता है। तो देखो ये तो वो तरीक़ेकार हैं जो कि देखो हम अपने मुल्क में जब कोई वो कौमें जो कोई अच्छा काम करती हैं, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल ये दूं। आज पाकिस्तान में कोविड-19 पे हमने माशाल्लाह टच वुड एक काबू पाया, तो क्या हुआ? आज इसकी हमें जो इसका फीडबैक जो हमें दूसरी जगह से मिल रहा है। अगर हमें वहाँ पे बिल गेट्स कह रहा है कि भाई पाकिस्तान तो ट्रेंड सेटर बन गया है, इसको फॉलो करो, हमें जनरल असेंबली के आए वो कह रहे हैं जी इनको फॉलो करो, अच्छा काम किया ना, और आज एक्नॉलेजमेंट दुनिया दे रही है इसकी। इसी तरीके से जब आप कोई अच्छा काम ये करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी इसमें। और जहां दरख्त आपके कम हैं और आप उसे और मजीद चॉप ऑफ कर रहे हैं उसको, तो मुझे बताओ कि किस तरीके से हम मेंटेन कर देंगे। आज हमारा 3.8 फॉरेस्ट है जो 25% होना चाहिए मुल्क में। ये कुलिया है, ये कानून है। ये अगर इससे कम होगा तो आप समझ लें आप बहुत से मसाइल का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम जिस स्पीड के साथ, जिस रफ्तार के साथ हम पौधे लगा रहे हैं और जिस तरह पूरी कौम में एक जज्बा देखा जा रहा है, वो इंशाल्लाह हम 25% को भी क्रॉस करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बहुत लैंड है और सबसे अच्छी बात यह कि जो पौधा लगाते हैं उसके दरख्त बनने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमारी इतनी जरखेज मिट्टी है। अच्छा, हम आते हैं दो पहलू हैं जिस पे हम बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त भी अपने ख़त्म की तरफ आ रहा है। एक मेथड है मियावाकी के, सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ मैं, मियावाकी जो है प्रोफेसर डॉक्टर मियावाकी जो जापान से ताल्लुक उनका है, और वो उन्होंने एक फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए उन्होंने एक तजुर्बा किया। और वो तजुर्बा बड़ा कामयाब हो गया। मुझे उस तजुर्बे से कुछ चीज़ें जो मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं इसकी, कि देखो हमारा ऐसा मुल्क है ना, हमारे मुल्क में आप मिट्टी का पीएच लेवल का कौन टेस्ट करेगा? कहाँ लेबॉर्ट्री में उसको भिजवाएंगे कि इस मिट्टी में जो है वो ये मिट्टी जो एसिड है या मिट्टी जो अल्कलाइन है, आप 7 से ऊपर है या 7 से नीचे, इन चक्करों में देखो खुदा का कानून जो है ना, फितरत, कानून फितरत जो है ना सबसे सच्चा कानून होता है। आज लोग ये कहते हैं कि भाई दरख्त जो हैं, क्या अल्लाह ताला ने दरख्तों के सिलसिले में लैंडस्केपिंग की थी? नहीं की थी ना। किस जंगल में जाते हो तुम्हें हर किस्म के जंगल मिलते हैं, तुम्हें वहां पर मोनोकल्चर नजर नहीं आता जो अल्लाह ने अल्लाह का दिया हुआ है, तुम्हें वहाँ मल्टीपल कल्चर नजर आता है। तो ये मियावाकी क्या है, ये लैंड्स में डिफरेंट किस्म के प्लांटेशंस बिल्कुल आप करीब लगा लेते हैं इसको। जैसे एक जो डेंस फॉरेस्ट जो होता है, उस डेंस फॉरेस्ट में सब चल रहे होते हैं, यानी बड़ी मजेदार बात है, वो पौधे जिनको कम धूप चाहिए होती है वो बड़े दरख्तों के बीच में गुम हो जाते हैं। वो अल्लाह का निज़ाम है ये, और वो सब अपनी अपनी तरीके से पनप रहे होते हैं। तो दिस इज अ वेरी आइडियल मेथड। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अगर हम सॉइल टेस्टिंग ना भी करें ना, तो फिर भी जिन्होंने मरना है वो मर गया, जिन्होंने चलना है वो चलते रहेंगे। और वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं जहां पे हम एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और बात होगी सोशल मीडिया के हवाले से। आप जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के इस दौर में अगर तरक्की की बात करें तो जिस शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है, जो हैरान कुन किस्म का काम हुआ है, वो सोशल मीडिया पे काम हुआ है। आप इसमें ई कॉमर्स के शोबे में देख लें, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। इसका मुनाफा देख के आप परेशान हो जाएंगे कि जहां बहुत सारे शोबों में इस हद तक नुकसान हुआ है, या अगर कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो टोटल बंद होने की तरफ आई हैं, तो अगर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे वो तरक्की हुई है जो गुज़श्ता कई सालों में नहीं हो सकी। ख़रीदो फरोख्त हो रही है यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम जो है वो एक बड़ा बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। जहाँ इसके नुकसान की बात है वहाँ तामीराती काम भी बड़े बढ़ चढ़ के हो
रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के फ़वाइद का अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंसाफ की जो मतलब लोगों को इंसाफ भी मिला है सोशल मीडिया के ज़रिए। कोई एक ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए या जो जिस पे आपने किसी की तवज्जो दिलानी है, सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी तवज्जो दिलाई गई और बहुत सी जगहों पे बेहतरियाँ भी आई हैं। उसके साथ साथ हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पे इसकी ग्रोथ हुई है। नुकसान के हवाले से ये है कि सबसे बड़ा नुकसान तो जो हमें नज़र आता है वो है कि नौजवान नस्ल अपना वक्त बर्बाद कर रही है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे 24 घंटों की रूटीन के कई घंटे सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते हुए ज़ाया हो जाते हैं। वो चाहे फेसबुक की वीडियोस हों, वो चाहे इंस्टाग्राम की वीडियोस हों या वो यूट्यूब की वीडियोस हों, जो जितनी रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो देखते देखते वक्त किस तरह गुजार देते हैं हम लोग। हमें वक्त की कदर करने की ज़रूरत है। दूसरा, उसके साथ साथ नौजवान नस्ल में जो नुकसान देखा गया है, अभी हाल ही में एक टिकटॉक की वीडियो देखने को मिली जिसमें एक किसी साहब ने वो अपने यहाँ पे ऐसे पिस्टल रख के टिकटॉक की वीडियो बनाने की कोशिश की और उसके अंदर की गोली फंसी हुई थी और वो गोली चल गई और वो मौके पे वो हलाक हो गया। फिर हमने कई ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें लोगों ने डेयरिंग वीडियोस बनाने के चक्कर में ट्रेन आ रही है पीछे से या बस आ रही है, उसके करीब जाके इन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की और उससे नुकसान हुआ। हाथ पांव भी तोड़वाए बहुत से लोगों ने, कुछ ने अपनी जान गंवाई। कुछ लोग बड़े ऐसे किसी मकामात पे पहुंच के जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मकामात वहाँ पे खड़े होकर इन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की, तब भी उनको जो है नुकसान पहुँचा। तो जहाँ इसके ये सारे पहलू हैं जिससे हम नुकसान उठा रहे हैं, वहाँ पर मेरा ख्याल है थोड़ी सी तरतीब बेहतर करने की ज़रूरत है हमें। इस जहाँ पूरी दुनिया इसका फ़ायदा उठा रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए फ़ायदा उठा रही है, हमें भी अपने नौजवानों को कुछ तामीराती पहलू जो है ना शामिल करने की ज़रूरत है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, आप एक माहिर तालीम भी हैं, जनाब शुजा हैदर साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? माशाल्लाह, शुक्र, दुआ है। गुड गुड। और मेरे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा, आप माहिर शऊर हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, बहुत बहुत जितना शुक्र अदा किया। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज इस अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अपने मेहमानों से। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो तफसील से इस मौजू पे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। बात हम कर रहे हैं सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुजा हैदर साहब और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ प्रोफेसर सलमान राजा साहब। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे शुजा हैदर साहब से। शुजा साहब, मुझे बताइए कि इस कोरोना वायरस के दौर में जो बेहतरी हुई है, मतलब जो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, तामीराती काम जो हमें नज़र आए हैं, पहले उनके बारे में जिक्र करते हैं जो पाकिस्तान में और हमारे मुआशरे ने भी जो फॉलो किए हैं। देखिए, हर तबाही के बाद एक तामीर है। बाज़ औक़ात कोई एक्सीडेंट जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचाता है। कोरोना की वजह से जहां बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, उसमें एक ज़बरदस्त चीज़ ये सामने आई कि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे बिज़नेस कर सकते हैं और घर बैठे आप अपना एक छोटा मोटा कारोबार इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसने बूम हासिल किया इस कोरोना में, वो तो ई कॉमर्स। लोगों ने खूब जो है वो ख़रीदारी की ऑनलाइन और लोगों ने खूब पैसा कमाया इसके ऊपर कारोबार करके। तो सोशल मीडिया अब एक स्ट्रॉन्ग मीडिया बन गया है जहाँ पर लोगों को जो है अब इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ नई आती है, रेडियो आया तो लोगों ने उसके ऊपर फतवे लगाना शुरू कर दिए, टीवी आया तो कहा जनाब शैतान घर में आ गया है, फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, नहीं टीवी के बाद फिर डिश की बात आ गई ना, फिर डिश की बात एक्सेप्टेबल हो गई, एंटीना एक्सेप्टेबल हो गया। एंटीना जो है पहले बहुत बुरा था, फिर वो एक्सेप्टेबल हो गया, फिर केबल अनएक्सेप्टेबल हो गई। जी फहीम, हर चीज़ जो है ना, देखें एक गन अगर है तो वो गन बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है, वो किसके हाथ में है। अगर वो सिपाही के हाथ में तो वो मुल्क कौम की हिफाजत कर रहा है, इबादत कर रहा है।
और अगर वही गन किसी डाकू के हाथ में आ जाती है तो लूट रहा है, लूट मार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, जान ले रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है। तो हर चीज़ का मनफी पहलू भी है और मस्बत पहलू भी है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मोबाइल जो है, पहले कंप्यूटर था, उसके बाद जनाब लैपटॉप आया, अब ये मोबाइल आ गया। ये खराफात का दरवाज़ा भी है और ये इल्म का ख़जाना भी है। इस पे आप जो चाहे, अब दुनिया, इसके ज़रिए आप पूरी दुनिया की खबरें ले लें। दुनिया में स्पेन के किसी छोटे से शहर में कहीं ट्रेन का हादसा हो गया, आप यहाँ बैठे बैठे आपको 1 सेकंड में मालूम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो ये कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, इंसाफ का निज़ाम थोड़ा सा हमारे जैसे मुल्क में अब इंसाफ का निज़ाम बेहतर हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पे बना के कोई अफसर कोई रिश्वत ले रहा है या कोई भी टीचर बच्चों को मार रहा है, कोई टीचर बच्चों को मार रहा है, कोई एहलकार कोई गलत काम कर रहा है, कोई लोगों को धोखा दे रहा है, तो उस पर लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो लोगों को अवेयरनेस हुई। हर चीज़ का अच्छा पहलू भी है और आप उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टिकटॉक पे लोग जो है वो जाने दे रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि वो जनाब पिस्तौल रखी हो, ज़रा सा शोल करने के चक्कर में पिस्तौल चल गई और वो ख़त्म हो गई कहानी। इसी तरह सेल्फीज़, लोग ख़तरनाक जगहों पे खड़े होकर जो है सेल्फीज़ लेने की कोशिश में अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो बात यह है कि चीज़ ख़राब नहीं है, चीज़ को इस्तेमाल करने वाले में कितना शऊर है, ये सारा इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। सलमान राजा साहब, आप सोशल मीडिया के जो तामीराती पहलू हैं वो उनके बारे में क्या कहेंगे और वो कौन कौन से हैं आपके नज़दीक? देखिए फ़हीम, शुजा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो होता है वो तयन करता है कि उस चीज़ का फ़वाइद या नुकसानात क्या सामने आएंगे। कोई चीज़ बजाते खुद अच्छी बुरी नहीं होती। इसी तरह सोशल मीडिया को भी अगर हम देखें तो नौजवान जो हमारे आज के दौर में मौजूद हैं, उन्होंने उसका कंस्ट्रक्टिव पहलू जो है उसको इस्तेमाल करने के बजाय उसका डिस्ट्रक्टिव पहलू ज्यादा अपनाया हुआ है। और उससे उनकी दो किस्म के नुकसान हो रहे हैं। एक तो उनकी शख्सियत तबाह हो रही है, दूसरा जो उनकी इंडिविजुअल शख्सियत तबाह हो रही है, उसके जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है माशरे के अंदर, वो भी तबाही की शक्ल में सामने आ रहा है। हमें ये चीज का कह लीजिए इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है अपनी नौजवान नस्ल को कि सोशल मीडिया की कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एक किसी भी किस्म का प्लेटफॉर्म हो, उससे वो उसका इस्तेमाल इस तरह करें कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी आए, उनकी शख्सियतों में बेहतरी आए, उनके किरदारों में बेहतरी आए और उसके जो कलेक्टिव एफर्ट उसका रिजल्ट है उससे माशरे में बेहतरी आए। तो जितनी भी एप्लीकेशंस का आपने जिक्र किया तो उससे जो है अवेयरनेस भी पैदा हो सकती है, अच्छा इल्म आम हो सकता है, समझदारी सेंसिबल बातें आम हो सकती हैं, उससे एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है। लेकिन उसका शख्सियत में बेहतरी कैसे हो सकती है सोशल मीडिया से? हेलो जी जी फरमाइए। जी, मैंने कहा, आपने कहा कि शख्सियत में बेहतरी आ सकती है। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी शख्सियत में किस तरह बेहतरी लेके आ सकते हैं? देखें, जो माशरे में पहले तो हमें ये चीज का तयन करना पड़ेगा कि माशरे में रोल मॉडल्स हम किनको बनाएं। नंबर 1, ठीक है, जो अच्छे अगर हम तयन कर लें कि जो वो लोग जिनका किरदार और शख्सियत बुलंद है, वो रोल मॉडल जो है, उन लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा देखें इन एप्लीकेशन के जरिए, वो लोग अपनी प्रोजेक्शन ज्यादा करें ताकि लोगों में इस्लाही मामला जो है वो बेहतर हो। हमारे माशरे में एक रुझान ये पाया जाता है कि एक ही किस्म की शख्सियतों को जो है लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। जिंदगी में जो है बहुत सारे रुख होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, जिसमें दीन एक हिस्सा है, इल्म हासिल करना एक हिस्सा है, शख्सियत एक हिस्सा है, जरूरियात जिंदगी एक हिस्सा है, रिश्ते जो रिश्ते हैं वो एक हिस्सा है। तो हर रुख के ऊपर जो इंसान बेहतर है उसको हम रोल मॉडल बना के ऐसी एप्लीकेशंस के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं और लोग उसको देखें। इस तरह यंगस्टर्स को जो है गाइडलाइन मिल सकती है। ये इसका बहुत सेंसिबल तरीका है। सही सही सही। अच्छा शुजा साहब, ये बताइए कि इसमें जो नुकसानात हमने कहे वो, उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपकी नज़र में क्या है? यही कि वक्त बर्बाद हो रहा है नौजवान नस्ल का और मतलब वो प्रोडक्टिविटी से हट के जो है वो इस तरफ आ रहे हैं, ये है या इसके अलावा भी कोई नुकसान देखते हैं आप? जी फ़हीम, देखिए ये मैंने कहा कि इंटरटेनमेंट का दरवाज़ा भी है। आप चाहें तो सारा दिन फेसबुक पे देखे जाएं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और बहुत सी चीज़ें, टिकटॉक है, बीगो है और जाने क्या क्या है। तो उस चीज़ का आप तामीरी पहलू इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया अब पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हाँ ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है। सही। आप इससे अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं। आप कोई बॉक्सर हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप किसी ज़ुबान के एक्सपर्ट हैं, आप कोई माहिर तालीम हैं, आप कोई म्यूजिशियन हैं, और अगर आप
कुछ भी आपके अंदर ऐसी कुछ नहीं तो आप कारोबार उससे कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ छोटी सी दुकान लेके बैठ जाएं और उसके ऊपर, लेकिन उस दुकान को, हमारे यहाँ क्या होता है कि फौरी तौर पे आदमी अमीर बनना चाहता है, हर शख्स रातों रात अमीर बनना चाहता है। आपने ई कॉमर्स की, मैंने ई कॉमर्स की दुकान खोल ली, मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए, मैंने उसकी जगह जो है वो चीज़ दिखाई, कुछ और दे दिया उसके, उसमें भर के जो है। ऐसे भी वाक़यात में लोगों ने मोबाइल ख़रीदा और जनाब उसमें उनको जब बाई मेल मिला तो उसमें पत्थर निकला। अब ये बड़े अनफॉर्चुनेट है कि आप यूरोप में चले जाएं, भेजना शुरू किए हैं, तस्वीर आपने कोई दिखाई है, भेजे आपने कोई है। उससे क्या होता है, उससे सिर्फ आपका आपने तो थोड़ी सी देर के लिए पैसा कमा लिया, लेकिन सारा भरोसा आपने अपना क्रेडिट ख़त्म कर दिया। और न सिर्फ आपने अपना क्रेडिट ख़त्म कर दिया, आपने पूरे ई कॉमर्स करने वालों का क्रेडिट ख़त्म कर दिया। आप देखें यूरोप में या डेवलप कंट्रीज़ में, जापान में, कोरिया में, लोग अब घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसी वक्त वो वापस करेगा और कोई उनसे चार्जेस नहीं लेगा। हमारे यहाँ ये डरता है आदमी खरीदते हुए कि यार मैंने ऑनलाइन खरीदारी कर ली तो पता नहीं दिखाएंगे क्या और बेचेंगे क्या। जी 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 जी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, पेमेंट्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बारे में भी लोगों को ये खौफ रहता है कि पता नहीं ये पैसे जो हैं वो कहीं ज़्यादा ना काट लें या कार्ड हमारा ना चोरी कर लें, वो नंबर ना चोरी कर लें, दोबारा भी जो है वो उसमें कोई फ्रॉड हो जाए। अभी भी उस तरह का जो एक भरोसा होना चाहिए वो एक कंज्यूमर एंड पे और जो दूसरी साइड पे जो है वो बना नहीं है उस तरह जिस तरह होना चाहिए। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसी हवाले से। अपने मेहमानों से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के मौजू पे। और हमारे साथ स्टूडियो में जनाब शुजा हैदर साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। वक्फे से पहले हम शुजा साहब से बात कर रहे थे, आइए अभी सलमान साहब से इसी हवाले से बात करते हैं। सलमान राजा साहब, क्योंकि आप ख़ुद तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के जहां बहुत सारे फ़वाइद हम गिनवाते हैं, बात करते हैं इसके फ़ायदे की, इसका जो नुकसान एक बहुत बड़ा हुआ है, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि हमने किताबें पढ़ने के रुझान में कमी देखी है। क्या इसकी वजह भी सोशल मीडिया तो नहीं है? जी देखिए फ़हीम, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि जैसे ही सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है पिछले अरसे में, किताबों को पढ़ने का एक तो जो फिजिकल रीडिंग होती है उसका रुझान बहुत कम हो गया है। लोग ज्यादातर जो है उसके ऊपर रीड करने की कोशिश करते हैं टैब वगैरह पे, मोबाइल वगैरह पे। लेकिन जो बुक रीडिंग है, जो पेपर रीडिंग है, उसका अपना एक फायदा है। उसकी फायदा क्या है मैं ये बताता चलूं कि जब इंसान कोई चीज टेक्सचुअली रीड करता है तो वो अपने आप को उस कैफियत में इमेजिन करता है या उस पोजिशन में इमेजिन करता है, जिसकी वजह से जब वो रीड करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके जहन पे, उसकी मेमोराइजेशन जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत इसके कोई चीज वो सरसरी तौर पे देख के निकल जाए या बज़ाहिर किसी स्क्रीन के ऊपर पढ़े। इसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्चेज हुई हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं, वो भी मौजूद है ऑनलाइन रिसर्चेज। दूसरी बात ये कि हमें फायदा ये हुआ है सोशल मीडिया से कि हमारे पास जो अवेलेबल लेटेस्ट रिसर्च है, पहले वो बुक के फॉर्म में प्रिंट होती थी, फिर पब्लिश होती थी, फिर आती थी, लेकिन अब वो रिसर्चेज जो है हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे बड़ा फायदा। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। शुजा साहब, आप बताइए कि तालीम के शोबे में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी भी तकरीबन सारे ही स्कूल्स, कॉलेजेस ने अपना ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की हुई है। स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे ही तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें तो और बेहतरी कैसे लेके आई जा सकती है? जी फ़हीम, इसमें लोग बड़ा काम कर रहे हैं और हमारी यूथ को इस बात को समझना चाहिए कि इसमें और काम हो सकता है। देखिए, स्कूल कॉलेजेस तो आपसे फ़ीस लेते हैं और वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं आपको। अब पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है कि जैसे मेरे भाई ने बात की कि बुक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब उस बुक्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक शेप में ले आए हैं, ई बुक्स के नाम से। आप इकबालियात पढ़ना चाहते हैं, आप गूगल पे टाइप करें, पूरे अल्लामा इकबाल के तमाम कलाम आपको जो है उस पर मिल जाएगा। अहमद फराज की शायरी पढ़ना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो लोगों ने पूरे मैथमेटिक्स के जो है लेक्चर नर्सरी से लेकर के और ग्रेजुएशन तक के पूरे मैथ्स के लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वो देखें। अच्छा, आप कोई तालीम के माहिर हैं, आप कोई उस्ताद हैं, तो आप अपने लेक्चर्स डालें। मैंने यूट्यूब पे अपनी जैपनीज़ लैंग्वेज के लेक्चर्स डाले हुए हैं, लोग देख रहे हैं।
अच्छा, लोग भी फैज़ उठा रहे हैं, मुझे भी उससे फ़ायदा हो रहा है, गूगल आपको पे करता है। आपने खुद कुछ सीखा नेट से? जी, मैं अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि उम्र का एक बड़ा वो है कि लोग कहते हैं यार अब हम अक्सर देखें, लोग सुकून कब मिलता है 55-60 के बाद। आप अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग हो गए, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चों ने जॉब कर ली, अब आप फारिग हैं। अब उस वक्त आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पास वक्त भी है, आप कहते हैं यार अब तो उम्र हो गई, अब तो क्या सीख के करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। गोद से गोर तक एक मुहावरा है कि इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, यानी जब तक जिंदा हो जब तक इल्म हासिल करते रहो। तो मेरी अपनी मिसाल है, आपकी मिसाल है, आपने माशाल्लाह गिटार सीखा खुद से घर में बैठ के। मैंने चाइनीज़, जब मैं आया पाकिस्तान में तो शोर मचा हुआ था कि जनाब सी पैक चाइनीज़ बड़ी अहम लैंग्वेज है। तो मैंने वो लैंग्वेज यूट्यूब से और गूगल पे बुक्स निकाल के सारी बुक्स निकाली, उनको सॉफ्ट कॉपी थी उसको प्रिंट आउट कर लिया, उसकी बुक्स बना ली और पढ़ने लगा। यूट्यूब पे लेक्चर बड़े बड़े लोगों ने डाले हुए, आप उसको देखें, सीखे जाएँ। ठीक है, तो यानी कि आप तालीम हासिल कर सकते हैं, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, Exactly. कुछ सीखना चाहते हैं तो इंटरनेट पे वो सारी सहूलियात मौजूद हैं। और ये नहीं है कि आपके पास वसाइल नहीं है, दूर है इदारा, तालीमी इदारा, आपको जाना पड़ेगा, कुछ ऐसी वो परेशानी नहीं है। आप मर्द औरत हैं, कोई भी मतलब तफरीक नहीं है, आप जाएँ इंटरनेट पर सर्च करें और तालीम हासिल करें। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि गालिब साहब का एक शेर है कि बारे दुनिया के रहो गमज़दा या शाद रहो, कर चलो ऐसा यहाँ कुछ के बहुत याद रहो। तो इंसान और जानवर में फ़र्क सिर्फ इल्म का है, वरना इंसान भी खाता है सोता है, जानवर भी खाता है सोता है, नस्ल बढ़ाता है और मर जाता है। जानवर में और इंसान में फ़र्क इल्म का है। तो आप लोग, अपनी यूथ को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग जो है इससे इंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। आपने कोई लतीफ़ा बनाया टिकटॉक पे डाल दिया, आपने कोई लड़की है तो उसने ज़रा सा कूले मटका दिए तो लोगों को दीवाने हो गए, उसके हज़ारों उसके व्यूज़ शुरू हो गए। लेकिन इस चीज़ को आप जो है वो बड़े पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सलाहियतें उजागर कर सकते हैं। पहले आपके पास कोई मौका नहीं था कि आपके पास सलाहियत थी, आप कहीं उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। अब दुनिया भर में आपको देखा जा रहा है, आप अपने अंदर कोई सलाहियत पैदा करें और बिल्कुल सही होगा। हम मजीद इस हवाले से बात करेंगे कि इंटरनेट के क्या क्या फ़वाइद हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए किन किन शोबों में हम फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लोग क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, इस बारे में बात होगी। छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करेंगे सलमान राजा साहब से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ आज मौजूद हैं शुजा हैदर साहब और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब। प्रोफेसर साहब, आपसे बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए रिसर्च बहुत आसान हो गई है, अगर हमें किसी भी चीज़ से मुतल्लिक़ जानना है तो उसके हवाले से हमें अनगिनत जो हैं वो मतलब मजमून और वीडियोस और मतलब जो कुछ हम चाहते हैं, किताबें, सब कुछ मिल जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सब भी उतना ही मुस्तनिद है जितना हमें लाइब्रेरीज में या वैसे किताबों में मिला करता था? फ़हीम, देखें, चाहे वो टेक्सचुअल नॉलेज हो, चाहे वो वीडियोस जैसी चीज हो, दोनों का इल्म के अंदर ये पूरी साइंस है। ये खुद किसी भी फैक्ट को, किसी भी वीडियो को, किसी भी टेक्स्ट को ऑथेंटिकेट करना जो है वो खुद एक साइंस है और उसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप फैक्ट्स को देखते हैं, जिसमें उसकी जो रेफरेंसिंग होती है उसको देखते हैं, वो चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, उसमें कोई फेक चीज़ तो ऐड नहीं की गई। जैसे अक्सर हम सुनते हैं वीडियोस के अंदर हम देखते हैं जो सबूत के तौर पर वीडियोस पेश की जाती है, उसकी फोरेंसिक एनालिसिस का हम वर्ड सुनते हैं। तो ये चेक किया जाता है कि उस वीडियो में कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं हुई, कोई फोटोशॉप, कोई और सॉफ्टवेयर तो नहीं हुई, ठीक है जी, एडिटिंग तो नहीं हुई। तो इसी तरह वीडियोस को भी ऑथेंटिकेट करने का एक प्रोसेस होता है और जो किताबी इल्म होता है उसको भी ऑथेंटिकेट करने का एक प्रोसेस होता है। अगर और जो कि अवामुन नास को, मेजॉरिटी को नहीं पता होता, तो जब उनको पता नहीं होता तो वो कोई भी चीज उनके सामने आती है, वो ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया पे आई है तो ये ऑथेंटिक चीज है, ये टीवी चैनल पे या किसी यूट्यूब पे किसी भी इसी तरह की प्लेटफॉर्म पे आई है तो वो ऑथेंटिक चीज है, या किसी भी किताब में उन्होंने कहीं भी लिखा हुआ पढ़ लिया किसी पेज के ऊपर, वो ऑथेंटिक चीज है और लोग कोट करते हुए नजर आते हैं कि भाई मैंने खुद किताब में पढ़ा है ये चीज ऑथेंटिक है, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि हर लिखी हुई चीज और हर देखी हुई चीज ऑथेंटिक नहीं होती। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर होता है। सही। अच्छा, देखिए, हमने देखा कि बड़े बड़े शुराए कराम जो हैं उनका जो कलाम है वो, यानी उनके नाम से वो कलाम जो है वो लिखा हुआ है जो उनका है भी नहीं, और उर्दू अदब के हवाले से नहीं, मुख्तलिफ शोबों में बड़े बड़े नाम जोड़ के और बहुत ही
कुछ इस किस्म का कलाम जो उनका नहीं है, इस किस्म का मवाद जो जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंटरनेट पे लोगों ने जो है ना अपलोड किया हुआ है और लोग वो समझ के उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं अपनी तरफ से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमें सही चीज़ तलाश करनी है तो उसका तरीकाकार क्या है? रिसर्च जो है वो किस तरह बेहतर हो सकती है रिसर्च? देखिए फ़हीम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। इस पर अक्सर मैं खुद इस चीज़ का शिकार होता हूँ कि लोग मुझे बड़े बड़े शायरों के नाम से मंसूब कलाम भेज देते हैं, बड़े बड़े सूफिया के नाम से मंसूब जो है कौल अकवाल भेज देते हैं, और जब मैं उनको कहता हूँ कि ये तो उनका लिखा हुआ नहीं है, उनका कहा हुआ नहीं है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि लोग, जैसे मैंने फरमाया, कि वो लिखे हुए और देखे हुए को मान लेते हैं ऑथेंटिक। नंबर वन चीज ये है कि आपको खुद इल्म होना चाहिए, खुद भी आपकी एक कह लीजिए मुताल्ला होना चाहिए आपकी। वो कहते हैं कि अजमत को पहचानने के लिए खुद भी कहीं न कहीं किसी लेवल पे अजीम होना चाहिए। तो आपको खुद भी जब नॉलेज होगी तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल की मिसाल ले लीजिए कि अल्लामा इकबाल की शायरी का एक अंदाज है, एक तर्ज है, उनका लिखने का एक शेवा है, एक तरीकाकार है। आपके सामने कोई भी, किसी भी अहले इल्म के सामने जिसने इकबाल को सही तरीके से पढ़ा हो, उसके सामने उनका कोई शेर रख दिया जाए तो फौरन पकड़ लेगा कि इकबाल का लिखा हुआ शेर नहीं है, अगर वो उनका लिखा हुआ नहीं, क्योंकि वो उनकी राइटिंग को, उनके अंदाजे बयां को समझता है। तो जब आवाम के अंदर ये शऊर ही नहीं होता तो वो ज़ाहिर बातें फिर मिसलीड होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप खुद भी मुताल्ला कीजिए और खुद भी अहले इल्म के पास जाके बैठिए और अदब सीखिए और इल्म के साथ ताल्लुक कायम कीजिए, तो आपको भी अंदाजे होना शुरू हो जाएंगे। ये इसका तरीकाकार है। बिल्कुल सही। अच्छा शुजा हैदर साहब, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, हमने उस बात की। अपनी नौजवान नस्ल को इन नुकसानात से बचाने के लिए हुकूमतों को, मतलब हमारी जो हुकूमत है, इसको किस किस्म की कानून साजी की ज़रूरत है, या किस किस सेक्टर में थोड़ी सी सख्ती की ज़रूरत है या नरमी की ज़रूरत है? देखिए, साइबर क्राइम पे तो हमारे यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। ठीक है, साइबर क्राइम पे और काम करने की ज़रूरत है। और हुकूमत, अब ये सोशल मीडिया इतना एक वास्ट मीडिया हो गया कि इसको बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ हुकूमत इसको कंट्रोल करे। ठीक है, यूट्यूब पे वो कुछ वीडियोस पे पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन हर आदमी जो है वो बिल्कुल आज़ाद है, कोई भी वीडियो डाल दे। ये पूरा एक कौमी शऊर जो है ना, सिर्फ ये एक हुकूमत के ही बस की बात नहीं है, तो ये पूरी कौम को ये शऊर होना चाहिए कि हमको इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। देखें, एक पिस्तौल अगर किसी दीवाने के हाथ में आ जाएगी तो उसको पता ही नहीं कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, वो फायरिंग करके वो लोगों को भी मार देगा और अपने आप को भी नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन वही पिस्तौल अगर किसी बाशऊर आदमी के पास होगी तो अपनी भी हिफाजत करेगा, अपने ख़ानदान की हिफाजत करेगा, अपने मुल्क कौम की हिफाजत करेगा। तो सबसे पहले शऊर और इल्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे माँ बाप के ऊपर इस वक्त ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इल्म दोस्त बनाएं, उनके दिल में इल्म की मोहब्बत डालें और उनसे कहें कि ये इंटरटेनमेंट थोड़ी सी देर का है, इल्म जो है वो देर पाएँ, इल्म हासिल करें, इल्म का शौक़ जो है माँ बाप डालें। सिर्फ एक हुकूमत के करने से काम नहीं हो जाएगा। अभी मैंने सुना एक जज साहब का बयान, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम यूट्यूब पे पाबंदी लगा दें। अब वो इतने तंग आ गए होंगे कि यूट्यूब को हमारी कौम इतना मिसयूज़ कर रही होगी कि उस जज को मजबूरन कहना पड़ा होगा कि यार हम इस यूट्यूब पे ही क्यों ना पाबंदी लगा दें। और अगर ये हो गया तो कितना अफसोसनाक होगा कि ये एक ऐसा यूट्यूब एक ऐसा सोशल मीडिया है जिस पर ये इल्म का ख़जाना है। आप कोई चीज़ बनाना चाहें, कोई चीज़ सीखना चाहें, सब कुछ आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। और माजी में ऐसा हो चुका है जिसका नुकसान हमने उठाया है दुनिया भर में, बल्कि दुनिया भर में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये इशू था और उन्होंने स्पेसिफिकली उन वीडियोस को बैन किया या उस मवाद को जो है ना उन्होंने बैन किया कि ये लोगों तक ना पहुंच सके या हमारे मुल्क में, हमारे प्रिमिसेस में जो है ना ये लोग ना देख सकें। मगर पूरा यूट्यूब ही बंद नहीं हो गया, बाकी सारा सिलसिला भी रोक दिया गया। खैर सलमान साहब, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त नौजवानों में ये एक चीज़ पाई जाती है, वो समझते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान हो गया यूट्यूब पर। मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और जनाब मैं महीने के लाखों रुपए कमाया करूंगा या मैं फलाने प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो पैसे कमाऊंगा। तो उसके लिए उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना है? वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इखलाक की मतलब एक सतह से भी नीचे गिर जाते हैं। देखिए फ़हीम, जिस तरह आपने फरमाया कि एक तो ये चीज़ आम हुई है ऐसे प्लेटफॉर्म के आने से कि लोगों में फेम यानी कि मशहूरी होने का रुझान और पैसे कमाने का रुझान बहुत बढ़ गया। उनको लगता है कि ये ईजी मनी और जो बाहर होती हुई नजर भी आती है, लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि जो चीज़ इसमें जितना एफर्ट डाला जाता है वो चीज़ उतनी देर पा होती है। वो कहते हैं हार्ड वर्क जो होता है वो पे ऑफ करता है। सही है। तो कमाने के लिए इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर आप अच्छा कंटेंट पेश कर रहे हैं और उससे इस्लाह हो रही है, माशरे में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो आप कमाए भी उससे, आपका जरूरत है जिंदगी भी है, जरिया माश भी आपको करना है। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ जरिया माश और उसको एक्सप्लॉइट करना रह गया है तो उसका आखिरी, एक तो माशरे में नुकसान जो फैलेगा वो तो फैलेगा,
जो शख्स ऐसा कर रहा है उसकी खुद की शख्सियत भी तबाह होगी। मैं बात को मुख्तसर करूं, ऐसे जितने भी केस स्टडीज हैं जिन लोगों ने जल्द पैसे कमाए इस प्लेटफॉर्म से और यंग एज में कमा लिए, आप दुनिया उठा के देख लीजिए, इतने यंग सिंगर्स हैं, यंग टिकटॉकर्स हैं, यंग यूट्यूबर्स हैं, उनकी शख्सियतों को भी जरा स्टडी करें, उनकी जिंदगियों में हिजान है, वो परेशान भी हैं, इमोशनली डिस्टर्ब। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच सलमान राय साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक तफसील से आपसे गुफ्तगू रही आज के इस मौजू पे। शुजा हैदर साहब का भी बेहद शुक्रिया, आपने